15:45 hours. 4, 3, 2, 1, 0. India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 1998 में भारत ने जब पोखरण के रेत के नीचे परमाणु परीक्षण किए तो दुनिया ने यह मान लिया कि भारत की सबसे बड़ी ताकत अब जमीन के नीचे छिपे हथियारों में। पर ठीक उसी समय भारत के नक्शे पर कहीं कोई दरार नहीं दिखी, किसी सीमा पर सैनिक नहीं बढ़े और तो और किसी रडार पर दुश्मन के विमान भी नहीं दिखे। लेकिन फिर भी भारत पर हमला हुआ, एक खतरनाक हमला। ये हमला ना बम से हुआ ना मिसाइल से, बल्कि एक ऐसी जगह से हुआ जिसे तब तक सुरक्षा की परिभाषा में गिना ही नहीं जाता था। चलिए एक बात बताइए, जब आप किसी परमाणु संस्थान की कल्पना करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक मोटी सी दीवार, हथियार बंद गार्ड, कई परतों की सुरक्षा। लेकिन 1998 में भारत ने सीखा कि सबसे कमजोर दरवाजा अक्सर दिखाई नहीं देता और उस साल भारत ने ये महसूस किया। मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये कोई फिल्मी जासूस कहानी नहीं है, बल्कि एक वास्तविक घटना है। पर यह हुई बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। चलिए अब सीधे कहानी पर आता हूं, वरना कहीं आप बोर ना हो जाओ। ये कहानी है भारत के पहले साइबर हमले की। कल्पना कीजिए 1998 की गर्मियों में मुंबई की एक शांत सी सुबह, जब समुद्र की नमी हवा में घुलते हुए ट्राम्बे के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की इमारतों की ओर जाती है। इमारत हमेशा की तरह गंभीर और अडिग रूप से खड़ी है। अंदर वैज्ञानिक जो है वो अपने अपने कमरों में अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर झुके हुए हैं। किसी को अंदाजा नहीं है कि उस समय दुनिया के बिल्कुल दूसरे कोने में अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में एक बच्चा अपने बेडरूम में बैठा हुआ। वो लड़का जो ना तो कभी भारत आया, ना ही उसे मुंबई का नक्शा तक पता था। पर उस समय जो परमाणु परीक्षण भारत में हुआ, पूरी दुनिया में यही खबर दिखाई जा रही थी। तब 15 साल का 10वीं का स्टूडेंट जॉय, असली नाम नहीं है, भारत के भूमिगत परमाणु परीक्षण को टीवी पर देख रहा था। और पता नहीं क्यों पर यह बात उसे खटक रही थी। जॉय, जिसे ठीक से पता भी नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हिरोशिमा और नागासाकी या फिर क्यूबा मिसाइल संकट जैसी घटनाओं को याद करने के लिए बहुत छोटा था। पर एक बात जो उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये कि भारत, जो उसके हिसाब से एक पिछड़ा हुआ देश है, जो अपने लोगों का पेट भी नहीं भर सकता, वो पाकिस्तान और चीन के साथ परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल हो रहा है। जितना वो इसके बारे में सोचता उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जाता। जॉय ने भारत से बदला लेने का निश्चय किया। उसने सर्च इंजन इन्फोसिक पर लॉगिन किया और .in एटॉमिक टाइप किया, जो इंडिया एटॉमिक रिसर्च टाइप करने के बराबर। सबसे पहले खुलने वाली साइटों में से एक भारत का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र था, जिसके बारे में उसने पढ़ा था कि इसने भारत के परमाणु बम को विकसित करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। उसकी स्क्रीन पर भारत का सबसे संवेदनशील संस्था की वेबसाइट खुली हुई थी। उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि ये इतना आसान हो सकता है। उसने आगे बढ़ते हुए एक सर्वर पर क्लिक किया, एक लॉगिन विंडो खुली और महज कुछ ही सेकंड में उसने एक बेहद साधारण सा पासवर्ड डालकर प्रवेश कर लिया। उस पर उसे शायद यह एहसास नहीं था कि वो इतिहास का दरवाजा खोल चुका है। उस एक क्लिक के साथ भारत की परमाणु दुनिया का एक कोना एक अनजान से बच्चे के हाथ में जा पहुंचा और वो आसानी से अंदर झांक सकता था। ईमेल फोल्डर, फाइल डायरेक्टरी और सर्वर स्ट्रक्चर, सब कुछ जैसे बिना ताले का कमरा हो। उसने एक छोटा सा डिजिटल रास्ता भी छोड़ दिया ताकि वो दोबारा से लौट सके। और फिर उसने वही किया जिसने इस घटना को एक अकेले हैक से बदलकर अंतर्राष्ट्रीय साइबर हमले में बदल दिया। अगर उसने ये बात अपने तक रखी होती तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता। आने वाले दिनों में भारत की शीर्ष परमाणु अनुसंधान सुविधा को शायद कभी भी उस बदनामी का सामना नहीं करना पड़ता, जब लगभग 100 हैकर ने गिरोह बनाकर कंप्यूटर नेटवर्क में तोड़फोड़ मचा दी। लेकिन उसने वही किया जो हर स्वाभिमानी हैकर करता है, उसने सीखी बकारी। इंटरनेट रिले चैट पर लॉगिन करने के बाद वो हर एक हैकर चैनल पर गया और वहां उसने ये जानकारी इंटरनेट के अंधेरे कोने में बांट दी। और कुछ ही घंटे में यूरोप और अमेरिका के अलग अलग शहरों में बैठे दूसरे हैकर इस रास्ते पर भारत के नेटवर्क में प्रवेश करने लगे। किसी ने सिर्फ झांका, किसी ने ईमेल पढ़े तो किसी ने सिस्टम मैप किया। किसी ने यह साबित करने के लिए कि वो अंदर पहुंच चुका है, वेबसाइट पर एंटी न्यूक्लियर संदेश छोड़ दिया।
मानो जैसे दीवार पर किसी ने चाकू से निशान बना दिया हो और अपने लव का नाम लिख दिया। इस दौरान बार्क के भीतर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। कॉरिडोर में कदमों की आवाजें, लैब में मशीनों की हल्की हल्की भनभनाहट। लेकिन डिजिटल दुनिया में एक अदृश्य तूफान चल रहा था। डेटा बिना आवाज किए कॉपी हो रहा था, सर्वर बिना अलार्म दिए एक्सेस हो रहा था और भारत की सुरक्षा व्यवस्था को इसका अंदाजा भी नहीं। और जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने पहली बार इस घटना को उजागर किया, तब भारत को एहसास हुआ कि हमला किसी सीमा से नहीं आया है, ना ही किसी घुसपैठिए को पकड़ा गया है और ना ही कोई हथियार मिला है। बस ये हमला स्क्रीन के पार से हुआ। बार्क ने बाद में कहा कि संवेदनशील डेटा सुरक्षित थे, लेकिन उस दावे के बावजूद एक सच्चाई साफ हो चुकी थी कि भारत ने पहली बार समझा कि परमाणु ताकत होने के साथ साथ अब उसे डिजिटल ताकत भी बनना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य के युद्ध सायरन की आवाज से नहीं बल्कि कीबोर्ड की खामोशी से शुरू हुए। और 1998 का यह साइबर हमला उसी खामोश युद्ध का पहला संकेत, जब बिना एक भी गोली चले भारत की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली संस्था को यह एहसास हुआ कि असली खतरा कभी कभी दिखाई नहीं देता है। 1998 से पहले अपडेट, पासवर्ड इंक्रिप्शंस जैसे शब्द अक्सर लापरवाही से लिए जाते थे। बार्क घटना के बाद संवेदनशील संस्थाओं में आईटी सिक्योरिटी ऑडिट, एक्सेस कंट्रोल और इंटरनल मॉनिटरिंग को गंभीरता से लागू किया गया। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ, लेकिन दिशा साफ थी कि अब सुरक्षा सिर्फ बाहरी दीवारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर कर्मचारी, हर सिस्टम और हर लॉगिन का हिस्सा बन चुकी है। और आखिर में सबसे गहरा बदलाव था राष्ट्रीय मानसिकता में। 1998 के उस साइबर हमले ने भारत को सिखाया कि शक्ति का मतलब सिर्फ हथियार नहीं है, बल्कि जानकारी और उसे सुरक्षित रखने की क्षमता भी। तो इस कहानी के बारे में क्या आपको पहले से पता था या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें बजरबट्टू दुनिया पर। तब तक के लिए नमस्कार।